हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी 12th क्लास की ज्योग्राफी का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत किताब से चैप्टर नंबर 8 लिया गया है। और जो चैप्टर नंबर 8 है, इसका जो नाम है परिवहन एवं संचार के साधन है। तो आज हम बात करेंगे परिवहन। परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, और उस आने जाने में हम किन किन संसाधनों का यूज़ करते हैं। दूसरा है संचार। संचार में क्या होता है कि हम, जैसे मेरे विचार हैं, मैं अपने विचारों को आप तक रख रही हूँ, तो ये क्या है, हमारा कम्युनिकेशन। और इसके लिए जो माध्यम यूज़ किए जाते हैं, हम उनको संचार के माध्यम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम परिवहन और संचार के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। प्राकृतिक संसाधनों। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो प्रकृति के द्वारा जो संसाधन हमें मिले हैं। आर्थिक क्रियाकलाप, वो क्रियाकलाप जिनसे आर्थिक लाभ होता है और बाजार का किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। तो इसमें क्या बोला गया है इस लाइन में कि जो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा जो मिलने वाले संसाधन हैं वो, और उनसे होने वाला आर्थिक लाभ तथा बाजार, इन सारी चीज़ों का किसी एक ही स्थान पर मिलना क्या है, दुर्लभ। आज के टाइम में कि हमें कच्चा माल भी एक ही जगह पे मिल रहा है, और उससे हम उन्हीं चीज़ों का विनिर्माण भी वहीं पर कर रहे हैं, और उन चीज़ों को बनाने के बाद हम जो मार्केट में बेचते हैं वो मार्केट भी वहीं पर होना। तो ये क्या है, तीनों चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं कि वो हमें एक ही जगह पर मिल जाएँ। परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो यहाँ पर परिवहन का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि परिवहन में मनुष्य भी हो सकता है और हमारे सामान भी हो सकता है, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन साधनों के द्वारा लेकर जा सकते हैं। संचार एवं व्यापार। संचार में वही हमारा कम्युनिकेशन हो गया, बातचीत हो गई, उसके लिए हम कौन कौन से माध्यम यूज़ करते हैं। और व्यापार में चीज़ों का बेचना और खरीदना होता है। उत्पादन केंद्रों। उत्पादन केंद्रों का मतलब है कि जहाँ पर इन चीज़ों को उत्पन्न किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। और उपभोग केंद्रों का मतलब है कि ऐसा स्थान, एक मार्केट प्लेस, जहाँ पर हमें यूज़ करने के लिए ये चीज़ें मिलती हैं, उपलब्ध होती हैं, को जोड़ते हैं। तो जो परिवहन है वो किस किस को जोड़ रहा है? संचार एवं व्यापार को, कि आज के टाइम पे जो जैसे हमारे पार्सल्स वगैरह हैं या फिर लेटर वगैरह हमें किसी के पास भेजते हैं, तो वो भी किसके द्वारा हैं? कि संचार और व्यापार। कि आज के टाइम पे जो हमारा संचार, कम्युनिकेशन है वो भी, और जो व्यापार है वो भी किसके ऊपर डिपेंड है? परिवहन के ऊपर डिपेंड है। विशाल उत्पादन और विनिमय की प्रणाली अत्यंत जटिल होती है, कि बहुत अधिक मात्रा में किसी चीज़ को उत्पन्न करना और फिर उसको जो खरीदना और बेचना होता है, ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी जटिल मानी गई है। प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहाँ आदर्श दशाएं उपलब्ध होती हैं। यदि हम किसी रीजन की बात करें, किसी क्षेत्र की बात करें, कि वहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों का उत्पादन किया जाता है जिसके लिए वहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं वो आदर्श कंडीशंस होती हैं। जैसे मान लो हमें किसी भी उद्योग को स्थापित करना है, तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि उद्योग को स्थापित करने से पहले हमें कच्चा माल भी किसी नज़दीक की जगह से मिल जाए, और बाजार भी हो वहाँ पे। उसके लिए हमें मशीनों का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो मशीन भी हमें इजीली अवेलेबल हो जाएं। और जो स्थान हम देख रहे हैं, जो लोकेशन हम देख रहे हैं, वो इन सभी चीज़ों को पूरा करती हूँ, और आने जाने के लिए परिवहन के साधन भी उपलब्ध हों। तो ये हमें क्या है, आदर्श दशाएं देखनी है जो वहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का व्यापार एवं विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। तो जितनी भी चीज़ें हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उनको खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। और विनिमय के साधन मतलब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, बेचने के लिए हमें किन की ज़रूरत पड़ेगी? परिवहन के साधनों की। और बाय चांस कई बार ये होता है कि हम उस स्थान पर पहुंच गए और जिसको हमारे से जो चीज़ लेनी है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो संचार का माध्यम है जैसे टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन से हम उसको कॉन्टैक्ट करते हैं कि आपका सामान लेकर हम यहाँ पर आ गए हैं और आप अपना सामान ले लीजिए। इसी प्रकार जीवन का स्तर व जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करती है। और इसी प्रकार जो हमारा जीवन का स्तर है, कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो, और जो हमारी जीवन की गुणवत्ता है, कि हमारी जीवन की गुणवत्ता का मतलब कि हमारे आज के टाइम पे यदि हम देखें तो बहुत सारा काम फिजिकल ना होके जैसे मशीनों के ऊपर डिपेंड हो गया है। तो जो हमारा लाइफस्टाइल है वो डे बाई डे क्या होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। तो उस सभी के ऊपर किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी है? हमारी परिवहन के साधनों पर। क्योंकि आज के टाइम पे किसी भी चीज़ को फटाफट हमारे तक अवेलेबल कराना वो परिवहन के ऊपर डिपेंड करता है। संचार एवं व्यापार भी किसके ऊपर निर्भर करते हैं? परिवहन पर ही निर्भर करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे।
यदि हम प्राचीन टाइम पीरियड की बात करें तो जो परिवहन और जो संचार के साधन थे वो एक ही थे कि कहीं पर हमें जो आना जाना पड़ता था, और संचार के साधन का मतलब है कि पहले का जो हमारा कम्युनिकेशन था वो पत्र का माध्यम था, हम लेटर्स लिखते थे। आज के टाइम पे तो हम मोबाइल से या व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पहले का जो टाइम पीरियड था, मोबाइल तो ये बाद में आए हैं, लगभग 10-11 साल पहले आए हैं। तो उससे पहले हम जो पत्र लिखते थे, उन पत्रों को भी और सामान को और मनुष्य को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कौन करता था? यही परिवहन के साधन काम करते थे। परंतु आज दोनों ने सुस्पष्ट और विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। परंतु आज के टाइम पे यदि हम देखें कि सुस्पष्ट और विशेषीकृत मतलब एक विशेष प्रकार का स्वरूप उन्होंने प्राप्त कर लिया है। परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है। जो परिवहन है वो योजक का मतलब होता है कि बहुत सारे रास्ते जो आपस में मिल जाते हैं, एक नोड होती है, जैसे कोई सर्कल होता है और उस सर्कल से मान लो ये कोई सर्कल है, हमें हम यहाँ से आ रहे हैं और हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके हमने ये अपना सर्कल कंप्लीट किया और हम इस रास्ते पर मुड़ गए। तो ये क्या होते हैं, योजक होते हैं जो बहुत सारे रास्तों को आपस में मिला देते हैं, जिनके माध्यम से व्यापार संभव हो पाता है, और इन्हीं के माध्यम से हमारा जो व्यापार है वो पॉसिबल हो पाता है। तो अभी हम आगे देखते हैं परिवहन का यहाँ पे क्या मतलब दिया गया है। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। तो देखो यहाँ परिवहन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो परिवहन है उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य भी आने जाने का काम करता है, और यदि हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेटल हो रहे हैं तो हमें अपना सामान भी उस स्थान से, जो हमारा प्रीवियस प्लेस है वहाँ से हमें दूसरे स्थान पर लेकर जाना है, तो वो क्या करते हैं, हमारे वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने, मतलब उसको लेकर जाने की जो सेवा या सुविधा को हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, जिसमें मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और इस काम के लिए जो मनुष्य है वो ड्राइवरी का काम करता है, और हम क्या करते हैं, जैसे गाँव वाले एरिया में आपने देखा होगा कि जब लोग खेतों में जाते हैं तो वो जो पशु है, बैल है या गधा है, खच्चर है, घोड़ा है, इन चीज़ों को क्या करते हैं, सामान ढोने के लिए प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की गाड़ियां हैं, आज के टाइम पे अलग अलग प्रकार की गाड़ियां बनी हुई हैं, जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, परिवहन के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसा गमनागमन मतलब आना और जो जाना लगा रहता है, स्थल, जल एवं वायु में होता है। सड़कें और ये जो आना जाना है ये किन किन माध्यमों से होता है, हमारे स्थल के माध्यम से, स्थल मतलब जमीन के माध्यम से, जल मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाय, जैसे हम नाव से जाते हैं तो वो क्या है, बाय वाटर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, और वायु के द्वारा हम एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करते हैं। सड़कें और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग हैं। जो सड़कें हैं और जो रेल मार्ग है, रेल पटरियाँ बनी हुई हैं जहाँ से ट्रेन जाती हैं, तो वो क्या है, स्थलीय परिवहन का भाग है, क्योंकि ज़मीन पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। सड़कें कहाँ पर हैं, ज़मीन पर उपलब्ध हैं, और जो रेल की पटरियाँ बनी हुई हैं वो भी कहाँ हैं, ज़मीन के ऊपर ही उपलब्ध हैं। तो ये वो क्या है, स्थलीय परिवहन का भाग है। जबकि नौ परिवहन तथा जलमार्ग, नौ परिवहन में मतलब जो नौकाएं, नाव वगैरह चलाई जाती हैं, और ये किसका भाग है, जलमार्ग, मतलब जल वाले रास्ते से हम इन पर आना जाना करते हैं। एवं वायु मार्ग परिवहन के अन्य दो प्रकार हैं। यहाँ पर स्थल के अलावा जो स्थलीय परिवहन है उसके अलावा एक तो जल मार्ग और वायु मार्ग क्या है, परिवहन के अन्य दो प्रकार बताए गए हैं। पाइपलाइनें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती हैं। और आज के टाइम में आपने पाइपलाइनों के बारे में भी सुना होगा कि जो पाइपलाइन होती हैं उनके माध्यम से जो पेट्रोलियम होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। प्राकृतिक गैस जो CNG वगैरह हम गाड़ियों में भरते हैं, और तरल अवस्था में, और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में, जैसे घरों में भी LPG का कनेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती हैं। तो जो पाइपलाइन है, पाइपलाइनों के महत्व के बारे में बताया गया है कि ये कैसे, जिसमें जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लिक्विड जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम उनको इनके द्वारा इनका क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। और इन सभी कामों के अलावा जो परिवहन है वो जो हमारा समाज है जहाँ पर हम रह रहे हैं, आधारभूत मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स हैं
उनको पूरा करने के लिए रचा गया, पूरा करने के लिए बनाया गया एक संगठित मतलब एक संगठन बना हुआ है, सेवा उद्योग है। सेवा उद्योग का मतलब, सेवा उद्योग में क्या आती हैं, ऐसी सेवाएं जिनके बदले में हम उनको पेमेंट देते हैं और सेवाएं उनसे प्राप्त करते हैं, सेवा उद्योग है। इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रख रखाव और लदान उतराव तथा वितरण का निपटान करने के लिए संस्थानों का समावेश किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो परिवहन है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि आने जाने के जो रास्ते हैं उनका, लोगों और वस्तुओं के वहन, आने जाने के रास्तों के साथ साथ लोगों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए जो गाड़ियां यूज़ की जाती हैं, और जो रास्ते हैं यदि वहाँ पर टूट फूट हो जाती है तो उन रास्तों को उनकी मेंटेनेंस करके रखना, बना कर रखना। लादान मतलब किसी सामान को लादना और उतराव मतलब उतारना, और वितरण का निपटान करने के लिए संस्थानों का समावेश किया गया है। इन कामों को पूरा करने के लिए ये संस्थाएं बनाई गई हैं। प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। और यदि हम हर देश की बात करें कि प्रत्येक देश ने अपने देश की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के जो परिवहन के साधन हैं उनका विकास किया है। दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त आश्वासित एवं तीव्रगामी परिवहन प्रकीर्ण लोगों के बीच सहयोग एवं एकता को प्रोन्नत करता है। कि आज के टाइम पे जो कम्युनिकेशन है, कि हमें संसार में से या अपने भारत में से किसी भी प्रकार की जानकारी की बात करें तो वो क्या है, दक्ष संचार की, मिनटों में हमें दूसरे स्थान की खबरों के बारे में पता चल जाता है। और हम तीव्रगामी परिवहन द्वारा और तेज गति से चलने वाले जो परिवहन के साधन हैं उनके द्वारा उन लोगों के बीच में, उन लोगों के पास जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, उनके पास हम सहयोग करने के लिए और एकता को दिखाने के लिए वहाँ हम पहुँच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर परिवहन जाल के बारे में बताया गया है। परिवहन जाल क्या होता है? अनेक स्थान जिनके परस्पर मार्गों की मार्गों को श्रेणियों के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जो आपस में रास्तों को जोड़ते हैं, उस जो प्रारूप वहाँ पे बनता है, उसका जो निर्माण होता है, हम उसे परिवहन जाल कहते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि परिवहन और संचार क्या है, परिवहन जाल क्या है। उसके बाद आगे देखते हैं परिवहन की विधाएं, कि परिवहन के ऐसे कौन कौन सी रास्ते हैं जिनके द्वारा हम परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं। विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि स्थल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन और पाइपलाइन है। इनका प्रयोग आंतर प्रादेशिक, किसी प्रदेश के अंदर की बात हो रही है, तथा अंतरा प्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है। अंतर प्रादेशिक मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, और ये अंतरा प्रादेशिक का मतलब है कि एक स्टेट के अंदर की बात हो रही है। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो अंतर प्रादेशिक का मतलब होगा कि दिल्ली से दूसरी स्टेट, जैसे दिल्ली से लगते हुए जो स्टेट हैं जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, वहाँ पर चले जाना। और अंतरा प्रादेशिक में क्या होगा कि दिल्ली के अंदर ही जो हमारे अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें चले जाना परिवहन के लिए किया जाता है। पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्रियों और माल दोनों का वहन करता है। कि ये जितने भी मीडियम बताए गए हैं, सिर्फ पाइपलाइन में हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। बाकी जो हमारा स्थल, जल और वायु मार्ग है, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, सामान का और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने का काम करते हैं। किसी विधा की सार्थकता परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है। कि कोई भी हमने विधा है, कोई भी मीडियम हमने जो यूज़ किया है वो सार्थक परिवहित की जाने वाली वस्तुओं की, उनको हम उस स्थान तक पहुंचा दें। वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, उसके ऊपर जितनी जो भी चीज़ें हैं या फिर कोई सेवा है, हम उनके प्रकार के ऊपर परिवहन की लागत कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कितना उसमें हमारा मूल्य लगा है, कितना हमारे पैसे लगे हैं। और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है कि हम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, वो सस्ता है या महंगा है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। और ऐसी चीज़ें जो बहुत भारी होती हैं वजन में, उनको हम एक स्थान से, मतलब भारत से यदि दूसरे देश पर ले जाने की बात होती है तो हम किसके द्वारा करते हैं, जलयानों द्वारा। जल में चलने वाले जो बड़ी बड़ी जहाज होती हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, इन कामों का निपटान करते हैं।
कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन संस्थाएं तीव्रगामी हैं। यदि कम डिस्टेंस की बात हो, मतलब जो डोर टू डोर फैसिलिटीज़ होती हैं, इन सेवाओं को पूरा करने के लिए हम कौन सा माध्यम चुनते हैं? सड़क माध्यम चुनते हैं। वो क्या होता है? सस्ता भी होता है और जल्दी भी हो जाता है। किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन है। कि हमें एक देश के भीतर ही, मतलब एक स्थान से और दूसरे स्थान पर, लाइक जम्मू कश्मीर से हमें कन्याकुमारी तक जाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? जो हमारा डिस्टेंस है वो तो ज़्यादा हो गया, लंबी दूरी हो गई, और जो सामान है उसको भी वहाँ तक पहुँचाना है, तो हम कौन सा माध्यम चुनेंगे? रेल उसके लिए सबसे अनुकूल माध्यम माना जाता है। उच्च मूल्य वाली मतलब ऐसी चीज़ें जिनका प्राइस हाई होता है, या फिर ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी ही टूट फूट सकती हैं, जल्दी नुकसान हो सकता है उनका। नाशवान वस्तुएं मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी खराब होने वाली होती हैं, उन चीज़ों का वायु मार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। उन चीज़ों को हम क्या करते हैं कि जो वायु मार्ग है उसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन चीज़ों को पहुंचाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। परिवहन हेतु वायु यातायात अच्छी विधि है। परिवहन हेतु मतलब आने जाने के लिए जो वायु यातायात है वो काफ़ी अच्छी विधि है, एक सुप्रबंधित है, मतलब एक अच्छा मैनेजमेंट वहाँ पे किया गया है। परिवहन तंत्र में ये विभिन्न विधाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, और ये सभी जो हमारे माध्यम है जिनको हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क परिवहन की। अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचलन स्थल पर होता है, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेवाएं होती हैं, वो मैक्सिमम किसके माध्यम से पूरी की जाती हैं? जो हमारा स्थल मार्ग है उसके द्वारा पूरी होती हैं। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे। यदि हम प्रारंभिक टाइम की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, कि जो मनुष्य था वो क्या था? पहले स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ियों को चलाकर लेकर जाता था। क्या आपने कभी किसी दुल्हन को डोली पालकी से 4 व्यक्तियों, उत्तरी भारत में जिसको कहार के नाम से जाना जाता है, द्वारा ले जाते हुए देखा है? क्या आपने पहले के टाइम पीरियड के बारे में, आज के टाइम तो हम के इसके बारे में देखते हैं, कहाँ देखते हैं? मूवीज़ में देखते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो परिवहन के साधन है वो काफ़ी विकसित हो गए हैं। तो ये जो प्राचीन प्रथाएं हैं वो बहुत ही कम क्षेत्रों में अभी भी उपलब्ध हैं। तो इनको हम कहाँ देख सकते हैं? अभी मूवी वगैरह में हमें ये देखने को मिलती हैं कि पहले का जो टाइम था उसमें जो लड़की की शादी के बाद उसकी जो डोली होती थी उसको अपनी ससुराल में लेकर जाने के काम जो होता था, वो पालकी या डोली को 4 लोग थे जो उठाकर लेकर जाते थे। और उत्तर भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है? कहार के नाम से जाना जाता है। बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा, और उसके बाद का जो टाइम पीरियड आया उसमें हमने पशुओं का प्रयोग किस काम के लिए करना शुरू कर दिया? बोझा ढोने के लिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सामान लेकर जाने के लिए पशुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्या आपने कभी खच्चरों, घोड़ों और ऊँटों को ग्रामीण क्षेत्रों में सामान ढोते हुए देखा है? तो यहाँ पर हमारे से पूछा गया कि क्या आपने खच्चर, जो गधे होते हैं उनका, घोड़ों का और ऊँटों का, जो गांव वाले क्षेत्र होते हैं उनमें सामान ढोते हुए देखा है? हाँ जी, बिल्कुल देखा है। पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया, और जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए के आविष्कार के साथ जो बहुत सारी नई नई प्रकार की गाड़ियाँ बननी शुरू हो गई। और जो जैसे रेलगाड़ी में माल डिब्बा होता है तो वो क्या करता है कि उस माल डिब्बे में सामान को भर दिया जाता है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस सामान को पहुंचा देता है। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। और परिवहन में जो क्रांति आई वो कब आई? जब भाप के इंजन बन गए थे। कब बने थे? 18वीं शताब्दी में। तो ये चीज़ें हैं जो मेन हैं, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। परिवहन में जो क्रांति आई वो कब आई? 18वीं शताब्दी में आई। और कब आई? भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग, सबसे पहले जो सार्वजनिक रेल मार्ग बनाया गया था 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। यहाँ पर इंग्लैंड का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर 2 स्थान है, स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के बीच में शुरू हुआ। उसके बाद से ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए। और उसके बाद से हमें क्या बताया गया कि जो परिवहन के साधन है उसमें रेल मार्ग सबसे अधिक लोकप्रिय, मतलब लोगों को पसंद आने लगा और तेज गति से काम करने वाला साधन बन गया। रेल मार्गों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीप क्षेत्रों को
वाणिज्यिक, अन्य कृषि, खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया। और फिर जो रेल मार्ग थे उन्होंने क्या किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जो आंतरिक महाद्वीप थे उसके अंदर जो महाद्वीप थे उन क्षेत्रों को वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए, अन्न की कृषि, जो अन्न का उत्पादन करने के लिए जो खेती की जाती है, खनन, खनिजों को निकालने के लिए, विनिर्माण के लिए मतलब जो कच्चे माल से जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उन सब के लिए इन्होंने अपने आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्रों को खोल दिया। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले अंतर्दहन इंजन के जो आविष्कार हुए उसके कारण जो सड़कों की गुणवत्ता की अच्छी क्वालिटी की सड़कें बननी शुरू हो गई और उन पर जो चलने वाले वाहन हैं उन वाहनों में कार, ट्रक इत्यादि के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। कि इनके आने के बाद जो गाड़ियां बनी, कार और ट्रक हो गए, इन्होंने क्या किया कि जो सड़क परिवहन है उसमें क्रांति ला दी। ये एक डायग्राम दिया गया है, कहाँ का है, ऑस्ट्रिया में रज्जु मार्ग एवं तार गाड़ियाँ, कि जहाँ पर ऐसे स्थान जहाँ पर हम सड़क नहीं बना सकते हैं तो वहाँ पर ये जो तारों के ऊपर आपने ये गाड़ियाँ दिख रही हैं जिनके माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। परिवहन का यह साधन प्राय तीव्र ढाल वाले पर्वतों, जहाँ पर तेज ढलान होती है, ऐसे पर्वतों और खाने मतलब जहाँ पर खनिजों का खनन किया जाता है, पाया जाता है, जहाँ सड़क निर्माण उपयुक्त नहीं होता है, जहाँ पर सड़कों को बनाना उपयुक्त नहीं होता है, हम सड़कें वहाँ पर नहीं बना सकते हैं। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों एवं तार मार्गों को रखा जाता है। जो स्थल परिवहन है उसके अंतर्गत इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे पाइपलाइनें, वो भी कहाँ बिछती हैं, स्थल पे ही। राजमार्ग, कोई भी रास्ते हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। तार मार्ग, तारों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, वो भी किसके ऊपर होता है, स्थल पर ही होता है। तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल हो गया, जल हो गया, अवमल हो गया, जो हमारे घरों की जो गंदगी है वो हो गई, नाली का मल, बाहर जो पानी चल रहा है उसको परिवहन पाइपलाइनों द्वारा किया जाता है। इन सभी कामों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकालना होता है, निकासी होती है, वो पाइपलाइनों के द्वारा होती है। रेल मार्ग, समुद्री पोत, बजरे, नौकाएं, मोटर ट्रक और पाइपलाइनें बड़े मालवाहक हैं। ये क्या है, बहुत अधिक मात्रा में मालवाहक, मतलब इनमें क्या होता है कि हम अधिक मात्रा में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं। रेल मार्ग, रेलों की बात हो रही है। समुद्री पोत, जो समुद्री बंदरगाह, उनकी बातें हो रही हैं। बजरे और नौकाएं हैं, ये भी एक प्रकार की नौकाएं हैं, नाव हो गई जो अधिक मात्रा में सामान को या लोगों को लेके जाती हैं। मोटर ट्रक, जैसे ट्रक वगैरह हो गए जिसमें हम ट्रकों में भी सामान को लाद के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। पाइपलाइनें क्या हैं, बड़े मालवाहक बताई गई हैं। सामान्यतः मानव कुली, बोझा ढोने वाले पशु, गाड़ियाँ अथवा माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य भी क्या करता है, कुली के रूप में आपको रेलवे स्टेशन पे दिखाई देंगे। बोझ ढोने वाले पशु, ऐसे पशु जो बोझ को ढोने का काम करते हैं। गाड़ियाँ अथवा माल डिब्बे जिनमें बहुत अधिक मात्रा में सामान भर दिया जाता है। ये क्या है, पुराने कि प्राचीन के टाइम पे और प्रारंभिक रूप, शुरुआती जो हमारा टाइम पीरियड था परिवहन का, उसके क्या थे, सर्वाधिक खर्चीले साधन थे। उस टाइम पे इनको यूज़ करना बहुत ही अधिक खर्चीला होता था, ज़्यादा हमें पैसे लागत लगानी पड़ती थी। जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं, और जो बड़े मालवाही होते हैं जिनसे अधिक मात्रा में सामान लेकर जाया जाता है, वो क्या हैं, हमें सस्ते पड़ते हैं। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जल मार्गों, जो बड़े बड़े देश हैं उनके जो आंतरिक भाग हैं उन पर पाए जाने वाले जो आधुनिक जल मार्ग के, आज की जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो जल मार्ग बनाए गए हैं, वाहकों को संपूर्णता प्रदान करने में इनका बहुत महत्व है। तो इनको क्या करते हैं, ये संपूर्णता प्रदान करते हैं और इन मार्गों का बहुत ही महत्व बताया गया है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलियों, सघन बसे जिलों की बात है कि जहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है, ऐसे क्षेत्रों की बात हो रही है कि मानव कुलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। कि आज के टाइम पे भी जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है तो वो काम के लिए कुली के रूप में मनुष्य को काम करते हुए देख सकते हो आप। और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो मनुष्य स्वयं खींचता है इन गाड़ियों को, तो ये क्या है, स्थल परिवहन का ही प्रचलन माने गए हैं। अब बोझ ढोने वाले पशु, घोड़ों का प्रयोग पश्चिमी देशों में भारवाही
कुओं के रूप में किया जाता है। पश्चिमी देशों मतलब जो उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप वाले देश हैं वहाँ पर क्या करते हैं कि घोड़ों के द्वारा या फिर भारवाही जो पशु हैं जो बोझा ढोने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। कुत्तों एवं रेंडियरों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, कुत्तों का और रेंडियरों का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के हिमाच्छादित मतलब जहाँ पर हमेशा बर्फ गिरी रहती है, मैदानों में स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। वहाँ पर जो लोहे की 2 रोड्स बनाकर उस पर सामान रख दिया जाता है, और जैसे हमारे यहाँ पर कुल्लू मनाली की तरफ लोग स्लाइड करने के लिए जाते हैं तो इसी टाइप की स्लेज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन स्लेज का ये यूज़ क्या हो रहा है? सामान को ढोने के लिए कर रहे हैं। और इनको खींच कौन रहा है? कुत्ते और रेंडियर हैं। ये एक बार कुत्ते और रेंडियर कहाँ पर हैं? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया। ये अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में खच्चरों को वरीयता दी जाती है, और ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर सड़कें बनाना मुश्किल होता है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? खच्चरों को महत्व दिया जाता है सामान ढोने के लिए। जबकि ऊँटों का प्रयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में कारवाओं के संचालन में किया जाता है, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर ऊँटों को, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसे जानवर जो काफ़ी लंबे टाइम तक बिना पानी पिए और काम कर सकते हैं, या फिर जो धूप ज़्यादा होने की वजह से दूसरे जानवर होते हैं वो उनको गर्मी ज़्यादा लगती है और वो अपने पैर नहीं रख पाते, लेकिन जो ऊँट है वो आसानी से मरुस्थल में काम कर सकता है। भारत में बैलों का प्रयोग छकड़ों को खींचने में किया जाता है, और भारत में जो बैलों का प्रयोग किया जाता है, जो हम खेतों में गाड़ियाँ लेके जाते हैं उनको खींचने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं सड़कें। सड़कों में हमने स्थलीय मार्गों की बात की थी, स्थलीय मार्गों में अब सड़कें हैं। सड़कों के बारे में देख लेते हैं। सड़कें छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। हमें हमारा डिस्टेंस यदि कम है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा क्या है? आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, सस्ता पड़ता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, और सड़कों के द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना क्या होता जा रहा है? महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। डोर टू डोर जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको सड़कों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। रेल मार्ग द्वारा तो हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि सबके घर के आगे तो रेल पटरियाँ नहीं बिछी हुई हैं। तो जो सड़कें हैं वो हर क्षेत्र पर मिल जाती हैं, कहीं पर कच्ची, कहीं पर पक्की सड़कें। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं। जो कच्ची सड़कें होती हैं उनको बनाना बहुत ही आसान होता है, सभी ऋतुओं में प्रभावी व प्रयोग योग्य नहीं होती हैं। लेकिन जो कच्ची सड़कें होती हैं वो हर सीजन में प्रभावी नहीं होती है और यूज़ के लायक नहीं होती, क्योंकि जब बारिश का मौसम आ जाता है तो जो कच्ची सड़कें होती हैं वहाँ पर फिसलन ज़्यादा हो जाती है। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते हैं, और यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावी हो जाती हैं। जो पक्की सड़कें हैं वो कैसे प्रभावी हो जाती है? क्योंकि कंटिन्यू बारिश होने की वजह से एक तो पानी भर जाता है, और कई बार देखा है कि जो स्थान है वो अंदर की तरफ धंस जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, और जो रोड है वो अंदर की तरफ नीचे की तरफ धंस जाता है। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्गों के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी समाधान है। और ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि जो रेल मार्ग है उसका भले ही वहाँ पर कितना ही पानी भरा हो, रेल परिवहन में जो सेवाओं का रखरखाव है वो काफ़ी प्रभावी समाधान माना गया है। किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो रेल मार्ग की बात हो रही है वो छोटे होने के कारण, क्योंकि हमारे जो रेल मार्गों का जो विस्तार है वो हर जगह तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो बड़े बड़े देश हैं या फिर विकासशील देशों की, भारत भी क्या है? एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। तो विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत में, कि वहाँ पर कम खर्चे में हम पूरा करने में अभी समर्थ नहीं है। इस प्रकार सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी प्रकार यदि हम सड़कों की बात करें तो वो किसी भी देश के व्यापार को आगे बढ़ाने में
और विकसित करने में जो पर्यटन के साधन हैं उनको बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जो विकसित देश है मतलब वो अपने आप को जो डेवलप कर चुके हैं, और विकासशील देश कौन से हैं, जो अभी अपने आप को डेवलप करने में लगे हुए हैं। उन देशों की जो सड़कों की जो गुणवत्ता है, जो वैरायटी है कि सड़कें किस प्रकार की होती हैं। विकसित देश हैं वो अच्छा मेटेरियल यूज करती हैं, और जो विकासशील देश हैं वो कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं लो मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार क्या होता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिलता रहे, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, नुकसान को नहीं देखते हैं। क्योंकि सड़कों के निर्माण व उनके रख रखाव पर भारी खर्च आता है। जब भी सड़कें बनाई जाती हैं उनको मेंटेन करके रखना और उनको बनाने में क्या होता है, काफ़ी खर्च लगता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती हैं, और जो विकसित देश हैं उसमें क्या मिलेंगी, अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें। जो मटेरियल वहाँ पर यूज़ किया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। और तीव्रगामी संचालन के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन, जर्मनी और अंतर्राज्यीय राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती हैं। तो ये क्या कहते हैं, तेज गाड़ी से चलने वाली तीव्रगामी मतलब दूर वाले डिस्टेंस को पूरा करने वाली जो मोटर मार्ग हैं। यहाँ पर ऑटो वाहन किसकी बात की गई है, जर्मनी की बात की गई है। और अंतर्राज्य मतलब किसी देश के एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने वाले जो राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं, वो क्या करते हैं, लंबी दूरियों को जोड़ते हैं। भारी बोझ को ढोने वाले बड़े आकार और शक्ति वाली लॉरियाँ एक सामान्य बात है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, लॉरियाँ होती हैं, जो बहुत अधिक मात्रा में सामान को ढोती हैं, एक सामान्य सी बात है। परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाया है। लेकिन यदि हम दुर्भाग्य की बात करें कि आज के टाइम पे भी जो हमारा विश्व लेवल पर बात हो रही है कि जो सड़क तंत्र है वो अच्छी प्रकार से विकसित नहीं हो पाया है। विश्व की कुल मोटर वाहन चलने योग्य सड़कों की लंबाई, यदि हम विश्व में कुल बात करें कि जो सड़कों की जो लंबाई है वो 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ओनली जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ पर 33% सड़कें पाई जाती हैं। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। पश्चिमी यूरोप में भी है अधिक संख्या में सड़कों की संख्या, लेकिन उसकी तुलना में सबसे जो ज़्यादा सड़क घनत्व है और अधिक जो वाहन हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है कि उत्तरी अमेरिका में 33% ऐसा एरिया है जहाँ पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। और ये जो सड़कों का जाल है वहाँ पर जो सड़कें अधिक मात्रा में जो घनत्व एरिया को कवर किए हुए हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। पश्चिमी यूरोप में भी है, लेकिन पश्चिमी यूरोप की तुलना में कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विश्व के सड़कों के विकास में प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्थान पर असमान वितरण पाया जाता है। कि यदि आज भी हम विश्व के आधार पर अपना देखें कि हम अपने आप को कितना विकसित कर पाए हैं, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकसित हैं, उन्होंने हर काम में अच्छी गुणवत्ता का प्रयोग किया है। और महाद्वीपीय स्तर पर जो समानता है स्थान पर वो असमान वितरण पाया जाता है। तो ये हर क्षेत्र में असमान होता है, लगभग हर जगह का एक समान नहीं होता है। उसके बाद है यातायात का प्रवाह। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। कि यदि हम सड़कों के बारे में देखें तो जो यातायात के जो साधन है उसमें सड़कों में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। जब सड़क तंत्र यातायात की ज़रूरतों के अनुरूप विकसित न हो पाए तो सड़कों पर संकुचन बढ़ जाता है। यदि जितनी गाड़ियां बढ़ गई हैं और उतने हमारे रोडों का विकास नहीं हुआ है, सड़कों का विकास नहीं हुआ है, तो संकुचन मतलब भीड़ भाड़ वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती है, और जो नगरों की जो सड़कें होती हैं उस पर काफ़ी लंबे टाइम तक क्या होता है, जाम लगा रहता है, संकुलता पाई जाती है। यातायात के शीर्ष, उच्च बिंदु और गर्त निम्न बिंदु सड़कों पर दिन के विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। और जो यातायात के जो शीर्ष मतलब जो दिन का टाइम पीरियड होता है कि जहाँ पर बहुत भीड़, क्योंकि जो ऑफिस टाइम वर्क होता है उसमें भी लोग बहुत अधिक मात्रा में अपने वाहनों को लेके निकलते हैं। जो सार्वजनिक वाहन होते हैं उनका कम प्रयोग किया जाता है। और रात के टाइम पे जो वापस आने का टाइम होता है तो उस टाइम पे आपने सड़कों पे देखा होगा कि बहुत जाम लगा रहता है, काम के समय से पहले और बाद में। कि काम के टाइम पे जो ऑफिस टाइम है उस
टाइम से हम क्या करते हैं, पहले ही वहाँ से अपने घर से निकल लेते हैं और बाद में जब ऑफिस का टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर घर की वापसी के लिए वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको जाम मिलेगा सड़कों पर। विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाई जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं और विश्व के बहुत सारे ऐसे नगर हैं जहाँ पर सड़कों की कमी के कारण वहाँ पर क्या लग जाता है, जाम लग जाता है और ये जो समस्या है उनका सामना कर रहे हैं, जाम जैसी समस्याओं का। बेहतर कल के लिए इन पंक्तियों पर विचार कीजिए। कौन सी पंक्तियां हैं? नगरीय परिवहन समाधान की, जो नगरीय परिवहन है उसका कैसे समाधान किया जाए, कि जो अधिक मात्रा में रोडों का निर्माण करना और वहाँ पर रेड लाइट होने पर रुकना, ग्रीन लाइट होने पर जाना, वेट करना, ये सारे चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। उच्चतर पार्किंग शुल्क, वहाँ पर जो पार्किंग शुल्क है वो हाई लेवल के पाए जाते हैं, हमें इनके ऊपर विचार करना चाहिए। सामूहिक शीघ्र संचरण, सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार, परिवहन के द्रुत मार्ग, और जो कॉमन बसेज हैं जो सबके लिए यूज़ की जाती हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर हम कल या नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर जो आपका स्कूल का क्लास ग्रुप्स है वहाँ पर डाल दीजिए। थैंक यू।